अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर इलियास हूँ और आज हम बायोलॉजी के टेस्ट नंबर 8 एमडी कैट 24 और उसका टेस्ट कोड है P4B बायो। इसकी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं जी डिस्कशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, डाइजेशन इज स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन रिस्पेक्टिवली। जी बी ऑप्शन, बकल कैविटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जी डाइजेशन जो है वो बकल कैविटी में स्टार्ट होती है जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में इख्तिताम पजीर हो जाती है। ज़रा इस वक्त ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सामने है। यहाँ माउथ से जस्ट आगे ये वाला जो एरिया है ये बकल कैविटी है। बकल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और ये यहाँ पर जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में इख्तिताम पजीर हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह से कोई डाइजेशन नहीं होती। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दी फूड विच एस्केप्स अनडाइजेस्टेड फ्रॉम द ड्यूडेनम इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द जेजुनम एंड इलियम by a group of enzymes contained in the intestinal juice. So no digestion in large intestine. Large intestine में digestion नहीं होती। बकल कैविटी से स्टार्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब उसका जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का दैट इज इलियम, इलियम के अंदर इख्तिताम पजीर हो जाती है। सो इसका जो ऑप्शन था बेस्ट ऑप्शन दैट वाज बी, बकल कैविटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ बाइल एक्सेप्ट। मुंदरजा झैल में से जितने भी ऑप्शंस हैं ये बाइल के कंपोनेंट्स हैं मां सिवाय एक के। जी वो एक चीज जो बाइल का कंपोनेंट नहीं होती वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड अमाइनो पेप्टाइडेजेस। देखिए बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं होता। ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और अमाइनो पेप्टाइडेजेस हैं दीज आर द एंजाइम्स। तो बाइल जो है यहाँ पर देखें, दिस इज लिवर, लिवर से बाइल डक्ट आ रही है ग्रीन कलर की और यहाँ पर ये बाइल यानी ड्यूडेनम के अंदर बाइल खारिज होगा। बाइल के मतलब सुने कि बाइल इज अ ग्रीन वाटरी फ्लूइड। इट्स ग्रीन कलर इज ड्यू टू द बाइल पिगमेंट्स। इट कंटेन्स नो एंजाइम्स। The bile also contains bile salts. Bile salts are synthesized in the liver from cholesterol, conjugated with the glycine and taurine, and secreted in bile with cholesterol and lecithin. जी ये इसके अंदर बाइल के अंदर लेसिथिन हो सकता है, कोलेस्ट्रोल हो सकता है और टॉरिन और ग्लाइसिन जैसे कंपाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एंजाइम कोई नहीं है। एसिड्स हो सकते हैं लेकिन एंजाइम नहीं। सो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या था? बेस्ट ऑप्शन चार्ली, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड अमाइनोपेप्टाइडेज। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश इज एक्टिवेटेड टू डैश बाय एंटीरोकाइनेज और एंटीरोपेप्टाइडेज सिक्रेटेड बाय लाइनिंग ऑफ ड्यूडेनम। जी मुंदरजा झैल में से एक ऑप्शन ऐसा है कि जो पहले इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है और फिर वो एक्टिवेटेड फॉर्म में वो हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो एंटीरोकाइनेज और एंटीरोपेप्टाइडेज एंजाइम्स हैं। जी जैसे ही ड्यूडेनम की लाइनिंग के अंदर इन दो एंजाइम्स का नाम आए तो ये दोनों एंजाइम्स एक ट्रिप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है इसको ट्रिप्सन में तब्दील करते हैं। सो जो हमारी ड्यूडेनम की जो लाइनिंग है उसके अंदर ये एंटीरोपेप्टाइडेज या एंटीरोकाइनेजेस पाए जाते हैं जो कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सन में तब्दील करते हैं। ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म है और ट्रिप्सन एक एक्टिवेटेड फॉर्म है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखें इसको समझने के लिए, ये ट्रिप्सिनोजन है और ये ट्रिप्सन उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है और यहाँ पर ये एंटीरोकाइनेज उसको एक्टिवेट कर रहा है। लिखा हुआ है ट्रिप्सन इज सिक्रेटेड एज इनएक्टिवेटेड ट्रिप्सिनोजन which is activated by enterokinase or enteropeptidase and an enzyme secreted by the lining of the duodenum. जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट है एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल लाइनिंग दैट कन्वर्ट्स पॉलीपेप्टाइड इनटू डाइपेप्टाइड्स। जी इंटेस्टाइन की दीवारों के अंदर एक ऐसा एंजाइम जो कि पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस जो हैं उनके अंदर पहला ऑप्शन है ट्रिप्सन एंड पेप्सन, दूसरा माल्टेज एंड सक्रेज, तीसरा जो है वो रिप्सन ओनली और चौथा जो है डी ऑप्शन जो है वो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड अमाइनोपेप्टाइडेज। जाहिर है कि जो हाईलाइटेड है वो डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है।
अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और कंसेप्चुअल चीज़ स्टूडेंट्स को आप समझ लें, यहाँ पर एरिप्सन भी दिया गया है और ये सारे 2 एंजाइम्स ये भी दिए गए हैं। आप एरिप्सन का इन 2 एंजाइम्स के साथ पहले कनेक्शन ये समझ लें ज़रा। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, एरिप्सन इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट पेप्टाइडेज़ेस। एरिप्सन किसी एक एंजाइम का नाम नहीं है, लिखा हुआ है एरिप्सन इज नॉट अ सिंगल एंजाइम बट अ ग्रुप ऑफ फ्यू एंजाइम्स विच आर अमाइनो पेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज। एरिप्सन इन 3 एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर ऑप्शन के अंदर एरिप्सन भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड अमाइनो पेप्टाइडेज। अब सुने कि इसकी वजह क्या है, हमने एरिप्सन को सही ऑप्शन क्यों नहीं माना। एरिप्सन एक ओल्ड नॉमेनक्लेचर, एक ओल्ड टर्म है जो यूज होती थी आज से तकरीबन कोई 20-30 साल पहले बायोलॉजी के अंदर। अभी भी बहुत सारी जगहों पर यूज हो रही है, इवन हमारी बुक के अंदर भी। लेकिन जो मोस्ट स्पेसिफिक टर्म्स हैं वो एरिप्सन के अंदर पाए जाने वाले ये एंजाइम्स हैं। जब एरिप्सन की बजाय ये एंजाइम्स के नाम लिखे हुए होंगे तो हम इन एंजाइम्स में से प्रेफर करेंगे, ना कि एरिप्सन का ऑप्शन उसको टिक करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर फर्स्ट टेकन अप फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल बाय। जी सही ऑप्शन इसका चार्ली है, विलाई एपिथेलियम। जी स्टेटमेंट ये है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के किस हिस्से में पहले दाखिल होते हैं। तो इसको समझने के लिए ज़रा आप लोग ये डायग्राम देखें। हमने एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ये पढ़ा हुआ है। ये देखें, ये एक विलस है जो कि इलियम के अंदर ये मौजूद होती है। बेशुमार हज़ारों लाखों की तादाद में ये विलाई, इस तरह की छोटे छोटे आउटग्रोथ्स ये मौजूद होते हैं। इस विलस का जो सबसे बाहर वाली लाइनिंग है इसको एपिथेलियम का नाम देते हैं, ये लिखा भी हुआ है, दिस इज एपिथेलियम। अब हम ये जानते हैं कि 3 एंड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। हम ये भी जानते हैं कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स जो हैं ये ब्लड में दाखिल नहीं होते और ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जो हैं ये ब्लड में दाखिल होते हैं। इन दोनों को ब्लड के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन ये है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल डायरेक्टली लैक्टील में चले जाते हैं, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को किसी चीज़ को क्रॉस नहीं करना पड़ता और वो डायरेक्टली यहाँ से उठ के वो लैक्टील में चले जाते हैं। जी ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल दे हैव फर्स्ट टू क्रॉस दिस एपिथेलियल लाइनिंग, पहले ये दोनों एपिथेलियल लाइनिंग को क्रॉस करेंगे और फिर उसके बाद लैक्टील में दाखिल होंगे। सो लिखा हुआ है ऑल एंड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हैव टू क्रॉस एपिथेलियम फर्स्ट। जितनी भी एंड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हैं सबसे पहले उन्हें एपिथेलियम को ही क्रॉस करना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बाइल एड्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स बिकॉज इट कंटेन्स। जी इसका सही ऑप्शन था बीटा, सोडियम एंड पोटाशियम टॉरोकोलेट एंड ग्लाइकोकोलेट। देखिए बाइल जो है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बाइल जो है वो डाइजेशन में, ख़ास तौर पर जो फैट्स हैं उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर बाइल ना हो तो जो लाइपेज नामी एंजाइम है वो कभी भी फैट्स के ऊपर प्रॉपरली एक्शन नहीं कर सकता। अब यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है जिसमें सोडियम और पोटाशियम टॉरोकोलेट और ग्लाइकोकोलेट्स ये मौजूद हैं, इसको समझने के लिए ज़रा आप यहाँ पर आ जाएं। देखिए हमें ये समझना होगा कि बाइल साल्ट्स कौन कौन से हैं। मेजर बाइल साल्ट्स जो हैं वो 4 हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 2 3 4। जी पहला जो उसके अंदर मेन कंपोनेंट है वो टॉरोकोलिक एसिड है, दूसरा है ग्लाइकोकोलिक एसिड, तीसरा है टॉरोचिनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, चौथा है ग्लाइकोचिनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। ऊपर वाले टॉरोकोलिक एसिड और ग्लाइकोकोलिक एसिड ये दोनों जो हैं दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कोलिक एसिड्स, जबकि टॉरोचिनो डीऑक्सीकोलिक एसिड और ग्लाइकोचिनो डीऑक्सीकोलिक एसिड ये दोनों चिनो डीऑक्सीकोलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हुई कि बाइल के अंदर जो साल्ट्स जिन्हें हम नाम देते हैं बाइल साल्ट्स का, वो साल्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और वो कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के एसिड्स हैं। ये वही एसिड्स हैं जो कि जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनकी इमल्सिफिकेशन और सोलुबलाइजेशन का काम करते हैं, मतलब उनके अंदर बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ के छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तब्दील कर देते हैं और इनका यही काम है।
तो जब हम यहाँ पर बाइल जो है उसकी फैट्स की डाइजेशन के बारे में जब उसके रोल को हम देखते हैं तो सबसे पहले उसके जो एसिड्स होंगे उसमें पाए जाने वाले जो साल्ट्स जिन्हें हम कहते हैं उनकी तरफ हम इशारा करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बीटा था, सोडियम एंड पोटाशियम टॉरोकोलेट एंड ग्लाइकोकोलेट। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स एंड वाटर across the gastrointestinal tract epithelium into the underlying blood and lymphatic vessels is called। इसका सही ऑप्शन एब्जॉर्प्शन है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है, ए पे है इंजेक्शन, बी पे है डाइजेशन, सी पे है एसिमिलेशन, जबकि डी पे है एब्जॉर्प्शन। जी इस स्टेटमेंट का ज़रा आप लोग ट्रांसलेशन सुन लें कि जितनी भी एंड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा पानी जो है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जीआई ट्रैक्ट से मुराद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एपिथेलियम में से क्रॉस होके नीचे मौजूद ब्लड और लिम्फ वेसल्स के अंदर जाके दाखिल हो जाती हैं और इस चीज़ को हम नाम देते हैं। तो इस चीज़ को हम एब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। बुनियादी तौर पर ये वही एब्जॉर्प्शन है जो कि इलियम की विलाई और माइक्रोविलाई के अंदर जो ये एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ये उसी की तरफ इशारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, Where is the ileocollic sphincter located in your body? फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ए बी, ये दोनों ऑप्शन जाहिर नहीं है कि जो एट द जंक्शन ऑफ एसोफेगस एंड स्टोमिक, जी ये गलत ऑप्शन है चूँकि वहाँ पर तो कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। जो बी ऑप्शन है एट द जंक्शन ऑफ स्टोमिक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जी ये भी गलत है चूँकि वहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। सी ऑप्शन जो है एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी ठीक है, जबकि डी ऑप्शन भी ठीक है एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जी यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हमने जब सी ऑप्शन भी ठीक है और डी ऑप्शन भी ठीक है तो हमने सी ऑप्शन को चूज क्यों किया, इसकी वजह सुन लें जी। मोर स्पेसिफिसिटी की वजह से, जब एक आंसर ज़्यादा स्पेसिफिक हो, यहाँ पर वो इलियम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वी नो दैट। लार्ज इंटेस्टाइन तो है ही है, लेकिन इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही हिस्सा है। हम इलियम को यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तो 3 पार्ट्स हैं ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जब इलियम आ गया तो स्पेसिफिकली वो जो इलियोकोलिक स्फिंक्टर मसल्स हैं वो इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर होते हैं। सो लिहाजा हम ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर की तरफ यानी चार्ली ऑप्शन की तरफ जाएंगे। सो इसका सही ऑप्शन है चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसको समझने के लिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये इलियम वाला पार्ट है और यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर इलियोकोलिक स्फिंक्टर मसल, ये नीचे आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज इलियोकोलिक स्फिंक्टर मसल। ये इलियोकोलिक स्फिंक्टर्स जो हैं ये रिलैक्स करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड के कंटेंट्स हैं, अनडाइजेस्टेड फूड के कंटेंट्स, वो लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में दाखिल होते हैं जिसे सीकम कहा जाता है। So let's move further. Question number 9 है, in large intestine vitamin K is formed by the activity of। जी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन के जो हैं वो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, इनकी एक्टिविटी से बनते हैं। ये बैक्टीरिया एक और भी विटामिन सिंथेसाइज करते हैं जिसका नाम विटामिन बी है। विटामिन बी की एक टाइप जो है उसको भी ये सिंथेसाइज करते हैं। तो अगर कहीं ऐसा ऑप्शन आ जाए कि जिसमें आपको विटामिन के अलावा दूसरा विटामिन पूछा जाए तो वो विटामिन बी है। तो यहाँ पर सिम्बियोटिक बैक्टीरिया इन्हें क्यों कहा गया है, जी सुन लें। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया हमारे साथ, हमारी बॉडी के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर शेल्टर लेकर रह रहे होते हैं और ये हमारी बॉडी को फ़ायदा भी दे रहे होते हैं, मतलब विटामिन सिंथेसाइज करके हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो इस वजह से इनकी रिलेशनशिप इंसान के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहलाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स इन। जी इलियम यहाँ पर सही ऑप्शन है इलियम। स्टूडेंट्स ये सुन लें कि जो एब्जॉर्प्शन है छोटे मोटे फूड के कंटेंट्स और वाटर की, वो स्टोमक से ही स्टार्ट हो जाती है। स्टोमक जो है वो बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर वाटर और कुछ अल्कोहल उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर आगे इंटेस्टाइन की दीवारों के अंदर ड्यूडेनम से लेके और इलियम तक ड्यूडेनम से लेके जेजुनम तक बहुत कम एब्जॉर्प्शन होती है माइन्यूट क्वांटिटीज़ के अंदर, लेकिन जितनी भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है डाइजेस्टेड फूड की वो जाके इलियम के अंदर होती है। सो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन आएगा डेल्टा इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
A large number of bacteria slowed off mucosal cells, bile pigments, cholesterol and undigested food represents। जी इसका सही ऑप्शन है बीटा यानी फीसिस। ये तमाम चीज़ें किस चीज़ का कंपोनेंट है? मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया भी इंटेस्टाइन की दीवारों से जो स्लोड ऑफ म्यूकोजल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स, वो भी, बाइल पिगमेंट्स भी, कोलेस्ट्रॉल भी और अनडाइजेस्टेड फूड, ये सारी चीज़ें फीसिस के अंदर पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन है फीसिस। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स टू एटमॉस्फेयर इज मेड पॉसिबल थ्रू। जी 4 ऑप्शंस हैं, अल्फा, बीटा, चार्ली, ये तीनों नहीं हो सकते। डेल्टा ऑप्शन ठीक है, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपेरेंटली जब हम बात करते हैं कि गैसेस को एब्जॉर्ब करने वाला और गैसेस जो वेस्ट गैसेस हैं उन्हें बॉडी से बाहर एक्सपायर करने वाला सिस्टम, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक कि इसके साथ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, जब तक वो इसको एड अप नहीं करेगा, जब तक वो इसके साथ असिस्ट नहीं करेगा, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। सो सही ऑप्शन है यहाँ पर सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द। जी ब्रीदिंग जो है ये एक ऑटोमेटिक फंक्शन है। अब हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे दूसरे ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं, जिसके अंदर कार्डिक बीट है, हार्ट बीट जिसे हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर है, स्वेल्विंग है, फिर ब्रीदिंग है। ये जितने भी ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। जी ज़रा इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देखें, ये है मेडुल्ला। मेडुल्ला जो है ये ब्रेन का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है, इससे आगे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। मेडुल्ला जो है ये जितने भी बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मेडुल्ला कंट्रोल्स ऑल द ऑटोमेटिक फंक्शंस इंक्लूडिंग हार्ट बीट, बीपी एंड ब्रीदिंग एटसेट्रा। तो ब्रीदिंग चूंकि एक ऑटोमेटिक फंक्शन है, लिहाजा इसको मेडुल्ला ही कंट्रोल करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इर्रेगुलर कार्टिलेज प्लेट्स आर प्रेजेंट इन। तो इसका सही ऑप्शन था बीटा, ब्रोंकाई। जी ट्रेकिया भी हैं, ब्रोंक्यूल्स भी है, एल्वियोलाई भी हैं। जाहिर है ये ऑप्शन नहीं है, इसकी वजह ज़रा सुन लें आप लोग। ज़रा ये डायग्राम देखें, ये ट्रेकिया है, लिखा हुआ है दिस इज ट्रेकिया, और ट्रेकिया के ऊपर जो सर्कुलर रिंग्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। इनको हम कार्टिलेजिनस रिंग्स ऑन ट्रेकिया, ये इसका नाम देते हैं। फिर ट्रेकिया से आगे 2 ब्रोंकाई, एक दूसरी तरफ जा रहा है, एक इधर को आ रहा है। ये 2 ब्रोंकाई निकल रहे हैं, इनके ऊपर भी रिंग्स मौजूद हैं। जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती हैं उनके ऊपर तकरीबन ये रिंग्स जो हैं ये कंप्लीट होते हैं, बट जैसे जैसे प्राइमरी से आगे सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई आती हैं तो देखें रिंग्स की जगह पे छोटी छोटी कार्टिलेज प्लेट्स आना शुरू हो गई हैं। अब रिंग्स जो हैं उनकी जगह पे कार्टिलेज प्लेट्स मौजूद हैं, रिंग्स मौजूद नहीं है। सो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर ब्रोंकाई था कि इर्रेगुलर कार्टिलेज प्लेट्स जो हैं वो ब्रोंकाई के ऊपर मौजूद होती हैं। अगर यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया जाता कि कौन सी ब्रोंकाई सेकेंडरी और टर्शरी के ऊपर ज़्यादा कार्टिलेज प्लेट्स मौजूद होती हैं तो फिर ये हम उसकी तरफ चले जाते, लेकिन चूंकि सिर्फ ब्रोंकाई का ऑप्शन है लिहाजा यहाँ पर बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर हैव सेम परसेंटेज ऑफ। सही ऑप्शन था डेल्टा, नाइट्रोजन। चीज़ की वजह हम जानते हैं, हमने ये टेबल अपनी बुक में पढ़ा हुआ है। इस टेबल के अंदर देखें, जो नाइट्रोजन है उसके अंदर इनहेल्ड एयर के अंदर भी 79% है और एक्सहेल्ड एयर के अंदर भी 79% नाइट्रोजन मौजूद है। लिहाजा इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर दोनों में जो एक चीज़ बराबर बराबर होती है वो नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट इन नेजल कैविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जी सही ऑप्शन है इसका ए, स्मेल, यानी अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जी ओल्फैक्टरी एपिथेलियम क्या होती है, ज़रा इस डायग्राम को देखें। ये एक इंसान का नोज़ और उसके अंदर नॉस्ट्रल है, और इनर नॉस्ट्रल के अंदर यहाँ पर देखें आपको येलो कलर की ये एक जगह नज़र आ रही है, और इसको ओल्फैक्टरी एपिथेलियम का नाम देते हैं। और यहाँ से बहुत सारी नर्व्स या न्यूरॉन्स जो हैं उनकी आगे कनेक्शंस हैं ब्रेन के साथ। बहरहाल ये olfactory epithelium जो है लिखा हुआ है, the olfactory epithelium is a specialized epithelium involved in sensing smell. So यहाँ पर सही ऑप्शन क्या आना है, स्मेल, ए, स्मेल। क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्यूरिंग इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी ऑल ऑफ दीज हैपन एक्सेप्ट। जी जब हमारी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है तो बाकी तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं होती, और वो ये नहीं होता, डी ऑप्शन पे, HbO2 does not dissociate। जबकि
इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी में जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है वो ज़्यादा डिसोसिएट होता है। तो यहाँ पर चूँकि लिखा हुआ है कि डिसोसिएट नहीं होता, लिहाजा ये इररेलेवेंट ऑप्शन है। सो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड वॉइस और साउंड बॉक्स। मंदरजा झैल में से एक वॉइस या साउंड बॉक्स कौन सा है जी? फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंक्यूल्स हैं। तो सही ऑप्शन हम जानते हैं कि लेरिंग्स इज आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। ज़रा इस वॉइस बॉक्स को देख लें, ये ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर जो ट्रेकिया है इसके टॉप के ऊपर ये लेरिंग्स है। लेरिंग्स जो है यहाँ पर देखें, दी लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स इज इन्वॉल्व इन नंबर 1 स्वेलविंग, नंबर 2 ब्रीदिंग एंड नंबर 3 वॉइस प्रोडक्शन। अगर लेरिंग्स के बाकी के सारे फंक्शंस पूछे जाएं तो ये तीन लेरिंग्स जो है वो तीन चीज़ों में अपना रोल प्ले करता है, स्वेलविंग में, ब्रीदिंग में और वॉइस प्रोडक्शन में। यहाँ पर लिखा हुआ है साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एयर विच पासेस थ्रू द वोकल कॉर्ड्स कॉजेज देम टू वाइब्रेट एंड क्रिएट साउंड वेव्स इन द फेरिंग्स, नोज एंड माउथ। यहाँ पर साउंड वेव्स पैदा होती हैं जो कि पहले फेरिंग्स में जाती हैं, फिर माउथ और नोज़ के अंदर भी जाती हैं, जहाँ पर उनकी रेजोनेंस जो है उनको क्लियर करके एक सही पिच और फ्रीक्वेंसी के साथ अदा कर दिया जाता है हमारी साउंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एक्सहेल्ड एयर। जी मंदरजा झैल में से एक ऑप्शन एक्सहेल्ड एयर यानी वो हवा जो रॉटन एयर हम अपने लंग से बाहर निकालते हैं उसको हम एक्सहेल्ड एयर कहेंगे। तो उसमें एक चीज़ जो है वो सही नहीं है जी, वो है वेरिएबल वाटर वेपर्स। जी फिर हम चलते हैं उसी टेबल की तरफ जो पहले भी हमने देखा है। यहाँ पर वाटर वेपर्स की तरफ देखें, जो इनहेल्ड एयर है उसमें वेरिएबल है, जबकि एक्सहेल्ड एयर के अंदर सैचुरेटेड आना चाहिए था। अगर यहाँ पर सैचुरेटेड का लफ्ज़ होता तो फिर ये भी उससे रेलिवेंट उसी का आंसर था, लेकिन चूंकि ये वेरिएबल लिखा हुआ है, एक्सहेल्ड एयर के अंदर वेरिएबल नहीं बल्कि सैचुरेटेड वाटर वेपर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन कैन बी प्रमोटेड बाय। जी सही ऑप्शन इसका सी था, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जी जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा पार्शियल प्रेशर के अंदर जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है उसकी डिसोसिएशन हो जाती है, मतलब उसकी डिसोसिएशन को मज़ीद प्रमोट ये वाला फैक्टर करता है। इसको समझने के लिए ज़रा आप लोग ये टेबल देखें, लेफ्ट साइड पर ये तीनों ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और पीएच, ये वही तीन फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन और उसकी डिसोसिएशन में अपना रोल प्ले करते हैं। आगे इन तीनों ऑप्शंस के अंदर हर एक के आगे हाई और लो वैल्यू दी गई है। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेट्स से कि इसकी वैल्यू हाई है या इसकी वैल्यू लो है। इसी तरह से टेम्परेचर जो है उसकी लेट्स से वैल्यू हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। पीएच जो है उसकी वैल्यू हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की हाई वैल्यू में जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है उसकी डिसोसिएशन होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की लो वैल्यू के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो है तो उसमें ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से टेम्परेचर की हाई वैल्यू में जो HbO2 है वो टूट जाता है, जबकि कम टेम्परेचर पर, कदरे कम टेम्परेचर पर HbO2 बन जाता है। पीएच यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर हाई है तो उस पे बनता है यानी HbO2 की फॉर्मेशन होती है, लेकिन लो पे जाके HbO2 टूट जाता है। तो अगर ये टेबल स्टूडेंट्स इसको सही तरीके से देख लिया जाए और इसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको ज़हन-नशीन कर लिया जाए तो ये 1 सेकंड में ये याद हो सकता है। सो हमारा जो सही ऑप्शन था यहाँ पर वो चार्ली ऑप्शन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे जो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो मज़ीद तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पर ये हाई वैल्यू है ये कार्बन डाइऑक्साइड की और उसमें लिखा हुआ है डिसोसिएशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 21 है ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन डिक्रीजेस शार्पली व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स। जी इसका सही ऑप्शन था डेल्टा लेस देन 60 mmHg, यानी जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 60 mmHg से भी कम हो जाता है, और ये कम कहाँ पर होता है? टिश्यूज़ के अंदर, सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल पर ये ऑक्सीजन का ये पार्शियल प्रेशर है। हमारे टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन जो है वो 60 mmHg के पार्शियल प्रेशर के साथ मौजूद है। 60 mmHg या इससे भी लो, अमूमन जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर 40 mmHg पार्शियल प्रेशर होता है जी ऑक्सीजन का। लेकिन हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर
100 mmHg होता है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए ज़रा आप लोग यहाँ पर देखें, जो हेमोग्लोबिन है उसकी मैक्सिमम सैचुरेशन जो है वो 100 mmHg पर हो जाती है। जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 100 mmHg होगा तो हमारा हेमोग्लोबिन मैक्सिमम सैचुरेट हो जाएगा, मतलब HbO2 में तब्दील हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है डिसोसिएशन ऑफ HbO2 कहाँ पर होता है? जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बिलो 60 mmHg यानी 60 या 60 से कम होगा तो फौरन ऑक्सी हेमोग्लोबिन टूट जाएगा। इसका मतलब 60 से ऊपर 100 तक वो कहीं भी बन सकता है HbO2 और 60 या उससे बिलो कहीं भी वो टूट सकता है। अमूमन हमारे टिश्यूज में वो 40 mmHg पर मौजूद होता है। सो इसका सही आंसर जो था वो डेल्टा था, लेस देन 60 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज हैव एन एंटीपोरेटिक कैरियर प्रोटीन व्हिच ब्रिंग अबाउट हैम्बर्गर्स फिनोमेनन बाय द इफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस एंड इनफ्लक्स ऑफ। जी 4 ऑप्शंस, 4 तरह के आयंस दिए गए हैं और पहला है ए पे सोडियम आयन, बी पे है पोटाशियम, सी पे है क्लोराइड आयन और डी पे है हाइड्रोक्सिल आयन। जी स्टूडेंट्स, इसका सही ऑप्शन जैसा कि हाईलाइटेड है, चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसको समझने के लिए अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ये समझना है कि हैम्बर्गर्स फिनोमेनन क्या होता है। जी मैं ज़रा इसको डिफाइन कर लूँ, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ दूँ। हैम्बर्गर्स फिनोमेना इज अ प्रोसेस विच अकर्स इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस और क्लोराइड आयंस हैं। जी हैम्बर्गर फिनोमेनन एक ऐसा फिनोमेनन है कि जिसके तहत जो आरबीसीज हैं वो बाइकार्बोनेट आयन को अपने से बाहर निकाल देते हैं अपनी मेम्ब्रेन से और क्लोराइड आयन को अपने अंदर ले आते हैं, मतलब बाइकार्बोनेट आयन को क्लोराइड आयन के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। हम ये जानते हैं बाइकार्बोनेट आयन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर देखें HCO3 नेगेटिव ऊपर ये आयन है जाहिर है। जो क्लोराइड आयन है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो एक नेगेटिवली चार्जड आयन को दूसरे नेगेटिवली चार्जड आयन के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। जी इसका फायदा क्या है, इस हैम्बर्गर्स फिनोमेनन का की सिग्निफिकेंस क्या है, जरा नीचे देखें। दिस फिनोमेनन ऑफ क्लोराइड शिफ्ट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। इससे जो पूरा आरबीसी है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, नंबर 1। और दूसरा है इट आल्सो मेंटेन्स द आयनिक बैलेंस बिटवीन द आरबीसीज एंड प्लाज्मा। इससे आरबीसीज और ब्लड प्लाज्मा के दरमियान आयनिक बैलेंस भी बरकरार रहेगा। सो हैम्बर्गर्स फिनोमेनन जो है ये एक बेहतरीन फिनोमेनन है जो कि आरबीसीज और ब्लड प्लाज्मा के दरमियान जो एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रखता है और दूसरा आरबीसीज और प्लाज्मा के दरमियान आयनिक बैलेंस को भी बरकरार रखता है। सो सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर सही ऑप्शन सी था, यानी बाइकार्बोनेट आयन ऊपर लिखा हुआ है उसको जिस आयन के साथ एक्सचेंज किया जाता है हैम्बर्गर्स फिनोमेनन के जरिए से वो क्लोराइड आयन। क्वेश्चन नंबर 23 है द टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग्स ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स व्हेन फुली इन्फ्लेटेड इज। जी 5000 ml या आप इसको 5 लीटर भी कह सकते हैं, चूंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, लिहाजा 5 लीटर के अंदर 5000 ml होंगे। सो इसका सही ऑप्शन जो है वो डेल्टा है, 5000 ml। हमारे लंग्स जो हैं उनके अंदर टोटल 5 लीटर हवा खड़ी होने की जगह है, लेकिन जगह तो इतनी है लेकिन मैक्सिमम हम अगर फुली इन्फ्लेट भी करें अपने लंग्स को तो फिर भी 3.5 लीटर हवा ही हमारे लंग्स के अंदर स्टे कर पाती है, फिर भी 1.5 लीटर का रेजिडुअल वॉल्यूम फिर से मौजूद रहता है। जी क्वेश्चन नंबर 24 है सर्फेक्टेंट इज। जी सर्फेक्टेंट होता है, क्या होता है? जी बी ऑप्शन लिपोप्रोटीन मिक्सचर प्रोड्यूस्ड बाय एल्वियोलर एपिथेलियम। एल्वियोलाई की जो एपिथेलियम है वो एक लिपोप्रोटीन्स का एक मिक्सचर पैदा करती हैं जिसे सर्फेक्टेंट का नाम देते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये सर्फेक्टेंट क्या होता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये जरा यहाँ पर समझ लें। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट is produced by alveolar epithelium and is essential for life as it lines the alveoli to lower surface tension, thereby preventing collapsing during breathing। यानी जो ब्रीदिंग है उसके दौरान लंग्स को या एल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता, ये उनको पिचकने नहीं देता, ये वाला जो सर्फेक्टेंट है, चूंकि ये उसकी सरफेस टेंशन को कम करता रहता है। एल्वियोलाई की जो सरफेस टेंशन है उसको ये पल्मोनरी सर्फेक्टेंट कम करता रहता है और उनको पिचकने से बचाता है। सो सही ऑप्शन क्या था?
जो सर्फेक्टेंट होता है वो असल में लिपोप्रोटीन्स का मिक्सचर होता है जो कि एल्वियोलाई की एपिथेलियम प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन कैन प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर। जी हेमोग्लोबिन का जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो किसके लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है? जी ए ऑप्शन, दोनों चीज़ों के लिए। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेज हैं और दोनों ही जो हेमोग्लोबिन का जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसके साथ ये बाइंड करती है। ऑक्सीजन जब हेमोग्लोबिन के नॉन प्रोटीन के साथ बाइंड करती है तो वो भी फिर ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी उसके साथ बाइंड करके वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाती है। सो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन कैन प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सही ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन। मुंदरजा झैल में से कौन कौन है जो कि ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन में इन्वॉल्व है? जी इसका सही ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन और वो ओ एंड एन। जी असल में ये एक ह्यूमन बीइंग का अपर जॉ जो है, ऊपर वाला जॉ, ये वो दिखाया गया है। अब ज़रा इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा ये अपर जॉ भी हो सकता है, लोअर जॉ भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखें कि इसमें टोटल 16 टीथ होते हैं, लेकिन दरमियान में एक लाइन जो लगाई गई है, इस लाइन के लेफ्ट साइड पर भी 8 टीथ होंगे, यानी हाफ जॉ जो है, आधा जॉ, उसके अंदर 8, और बाकी आधे राइट साइड के अंदर, बाकी आधे जॉ के अंदर भी 8 दांत होंगे। अब इन 8 दांतों को आपने समझना है। देखिए सबसे पिछले वाले जो 3 हैं इन्हें मोलर्स का नाम दिया जाता है, जिन्हें आमतौर पर हम दाढ़ें भी कहते हैं। इन मोलर से आगे जो आपको दो ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, ये प्री मोलर्स हैं, यानी मोलर्स दाढ़ों से पहले वाले, प्री मोलर्स यानी उनसे पहले वाले। फिर उससे पहले ये एक इधर और इसी तरह से एक दूसरी साइड पर, ये कैनाइंस कहलाते हैं, और फिर आगे दो जो हैं वो इंसाइजर्स हैं। इंसाइजर्स हाफ जॉ के अंदर 2 होते हैं, फुल जॉ के अंदर 4 होते हैं। कैनाइन हाफ जॉ के अंदर 1 होता है, जबकि फुल जॉ के अंदर 2 कैनाइंस होते हैं। प्री मोलर हाफ जॉ के अंदर 2 होते हैं, जबकि फुल जॉ के अंदर ये 4 होते हैं। मोलर्स जो हैं वो हाफ जॉ के अंदर 3 होते हैं, जबकि फुल जॉ के अंदर ये 6 होते हैं। अब सुनिए कि जो मोलर्स और प्री मोलर्स हैं, ओनली दीज टीथ हैव डायरेक्ट रोल इन ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन, जबकि जो कैनाइंस हैं ये पियर्सिंग के अंदर यानी चीरने फाड़ने के लिए ये कैनाइंस काम आते हैं। ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होते हैं। कुछ लोगों के कैनाइंस जो हैं वो बड़े नुकीले होते हैं। जो लोग गोश्तखोर होते हैं उनके कैनाइंस भी ज़्यादा नुकीले होंगे, शेरों और दूसरे जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनकी तरह से। अच्छा, जो इंसाइजर्स हैं फ्रंट साइड पर, वैसे तो ये टोटल 4 हैं, लेकिन हाफ जॉ के अंदर 2 इंसाइजर्स हैं। इनका काम कटिंग के साथ है, यानी चीज़ों को जैसे हम जक मारते हैं, मतलब जैसे सेब को हम काटते हैं, जक मारते हैं, तो उस वक्त ये काटने के काम आते हैं। बाकी जितना भी ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन का प्रोसेस है ये मोलर्स और प्री मोलर्स मिल के करते हैं। तो अब हम प्रीवियस अपने उस ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो मोलर्स हैं उनके ऊपर ये ओ वाला ऑप्शन मोलर्स को स्पेसिफाई कर रहा है, जबकि जो एन वाला ऑप्शन है ये प्री मोलर्स को, ये उनके ऊपर प्री मोलर्स जो है उनके ऊपर एन वाला ये लेबलिंग मौजूद है। चूंकि मोलर्स ओ और एन ये दोनों ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन करते हैं, लिहाजा यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन ओ एंड एन आना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर इज रिस्पेक्टिवली। जी जो हवा इनहेल की गई है और वो जो एक्सहेल की गई है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी परसेंटेज कितनी होती है? जी यहाँ पर सही ऑप्शन 0.04% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। जी फिर से हम उसी टेबल की तरफ चलते हैं। देखें ये इनहेल्ड एयर लेफ्ट साइड पर है, एक्सहेल्ड राइट साइड पर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ऑप्शन के अंदर चले जाते हैं। ये इनहेल्ड एयर में 0.04% होती है और एक्सहेल्ड एयर के अंदर 4% है। ये वाला टेबल जो है ये हमारी बुक में मौजूद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मायोग्लोबिन इज आल्सो नोन एज। जी वेरी सिंपल आंसर है इसका कि इसको मायोग्लोबिन जो है ये भी हेमोग्लोबिन की तरह से ऑक्सीजन को बाइंड करता है अपने साथ। लेकिन अब सुने कि मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन के दरमियान जो मेन डिफरेंस है, जो हेमोग्लोबिन है वो बाइंड करने के बाद ऑक्सीजन को फिर उससे कम जो कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस, उन पर ही ऑक्सीजन को छोड़ देता है। लेकिन मायोग्लोबिन जो है दैट इज स्पेशली डिजाइंड टू बाइंड द ऑक्सीजन स्ट्रांगली, यानी बाइंड करके उसको अपने साथ होल्ड करने के लिए
इसको बनाया गया है और मायोग्लोबिन के अंदर एक ही चेन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन हेमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स हम जानते हैं कि अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 चेन्स होती हैं। सो मायोग्लोबिन जो है इसे मसल हेमोग्लोबिन भी कहा जाता है। ये मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके होल्ड करके रखने के लिए ये स्पेशली डिज़ाइन है और इसका कलर जो है वो वाइट होता है, जबकि हेमोग्लोबिन का कलर जो है वो रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है बैक्टीरियम दैट कॉजेज ट्यूबरक्यूलोसिस इज, वो बैक्टीरिया जो कि टीबी कॉज करते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस कॉज करते हैं। जी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, माइकोबैक्टीरियम। जी माइकोबैक्टीरिया जो हैं ये टीबी कॉज करते हैं। ज़रा यहाँ पर आप लोग देखें, ये लंग्स के अंदर एक टीबी ज़दा लंग्स हैं और उसके अंदर ये आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो हैं ये नज़र आ रहे हैं बैक्टीरिया। ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया मतलब बेसिलाई हैं ये, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो लंग्स की लाइनिंग है उसको ये तबाह करते चले जाते हैं और ख़राब करते चले जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। जी ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो होती है जी बीटा ऑप्शन में दिया गया है 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी हर 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml जो ऑक्सीजन है वो आ सकती है। ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ पर इससे भी ज़्यादा एक प्रिसाइज ऑप्शन यहाँ पर वैसे वो मौजूद नहीं है, वो है 19.6 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। 20 की बजाय अगर 19.5 या 19.6 19.6 ml ऑक्सीजन का ऑप्शन होता तो फिर हम उस पर टिक करते, चूँकि वो इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन चूँकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है लिहाजा यहाँ पर सही ऑप्शन 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको डिस्कशन से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। डिस्कशन जो है वो किसी भी पेपर को ये 4 चांद लगा सकती है अगर इसको सही तरीके से फॉलो किया जाए। सो टिल नेक्स्ट डिस्कशन, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।